बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में यहाँ पर पहले हम बार मैग्नेट के बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम सोलेनॉइड को एज ए बार मैग्नेट देखेंगे। उसके बाद हम अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। फिर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक्स की बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। यानी कि आपको एक बार मैग्नेट दी हुई है। तो बच्चों यहां पर देखो, एक बार मैग्नेट होती है तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक लेंथ। और जो पोल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि एक पोल होता है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा पोल होता है साउथ पोल। पोल के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अब एक्चुअल लेंथ में और मैग्नेटिक लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहां पर जो इसके पोल होते हैं दे आर लिटिल बिट इनसाइड, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी सी कम होती है। तो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का जो रेशियो आता है 0.84 आता है। अब बच्चों बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर हमने स्मॉल एम लिखा हुआ है। स्मॉल एम को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। यानी कि बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो इस पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लेते हैं इसकी मैग्नेटिक लेंथ 2L है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट लिखा जाता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है ये हमें क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। इसकी एसआई यूनिट, हम मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट जानते हैं क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जैसा कि हमने कॉइल के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट लिखा था, उसको हमने डिफाइन किया था आई इंटू एरिया। आई इंटू एरिया, और एरिया को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। नेक्स्ट हम देखते हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड को बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं। देखो, आपके पास एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है जिसको हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है 2L। मिड पॉइंट पर ये लाइन खींची हुई है। हमें निकालना है पॉइंट P पर इस सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि जो रेफरेंस लाइन है वो है हमारा मिड पॉइंट, यानी कि इस सोलेनॉइड का मिड पॉइंट हमारा रेफरेंस लाइन होगा। यहां से किसी भी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस होगी dx। एलिमेंट का डिस्टेंस होगा रेफरेंस लाइन से x और थिकनेस होगी dx। हम बोल सकते हैं कि इस dx थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n इंटू डी एक्स, वेयर n क्या है, यहां पर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है। तो हम इस एलिमेंट की वजह से, जो हमने सेलेक्ट किया है एलिमेंट, उसकी वजह से अगर पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं dB। dB लिख सकते हैं म्यू नॉट I इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि बच्चों हमने एक कॉइल की वजह से या एक लूप की वजह से एक्सिस पर हमने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद हो तो ये हमने लिखा था म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, जो भी रेडियस होता है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2। ये हमने लिखा था, ये म्यू नॉट है और ये करंट हो गया। अगर आपके पास एक कॉइल है तो एक्स डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक एलिमेंट है तो यहां पर हम क्या कर लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को एन डी एक्स लेंगे। ये हमारा म्यू नॉट आई, ए क्या है, यहां पर रेडियस दिया हुआ है हमने, तो ए स्क्वायर अपॉन 2। और आप देखेंगे इस कॉइल से पी का डिस्टेंस कितना होगा। हमने रेफरेंस लाइन से पी का डिस्टेंस आर लिया हुआ है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस ये होगा आर माइनस एक्स। आर माइनस एक्स डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द कॉइल टू द पॉइंट पी। ये आर माइनस एक्स हो गया और रेडियस आपका ए हो जाएगा। तो आपके पास टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2। इस तरह से ये टर्म बन जाएगा। अब बच्चों यहां पर देख लेते हैं वन बाई वन। ए हमने रेडियस डिफाइन किया, आर हमने डिस्टेंस फ्रॉम
point P from the center of solenoid. 2L is the length of solenoid, N is the number of turns per unit length of solenoid, and I is the current in the solenoid. इस तरह से अब इस एलिमेंट को अगर हम इधर से यानी कि इसके लेफ्ट एंड से राइट हैंड तक वेरी कराएं तो यहां पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमारी एक्स की जो लिमिट आएंगी आप देख सकते हैं, एक्स हमारा वेरी करेगा फ्रॉम -L टू +L, +L तक वेरी करेगा। तो एक्स की लिमिट हम -L टू +L लगा देंगे, इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि यहां पर हमने आर जो भी सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट पी का, इट इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलिनॉइड एंड द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, बोथ बोथ दोनों से बहुत ज्यादा लिया हुआ है। अब इसकी अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करते हुए जो भी आपका डिनोमिनेटर में टर्म है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब आप देखो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम अगर यहां से आर स्क्वायर कॉमन लें तो हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो ये हम बोल सकते हैं ए बाई आर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर और इस पूरे टर्म की पावर 3/2। अब देखो ए बाई आर टेंड्स टू जीरो होगा और एक्स बाई आर टेंड्स टू जीरो होगा, क्योंकि आर आपके ए से भी बहुत ज्यादा बड़ा है और एक्स से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो अल्टीमेटली आपके पास ये टर्म बन जाएगा आर क्यूब। यानी कि अगर ये अप्रोक्सीमेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा आर क्यूब। अगर ये टर्म आर क्यूब आ जाता है तो आपके पास इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि आर क्यूब तो आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे और आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2r³ और इंटीग्रेशन dx का आएगा -L टू L। बच्चों x का इंटीग्रेशन अगर -L टू +L करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपको 2L, ये मिल जाएगा। तो यहां पर आप 2L से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप म्यू नॉट बाई 2r³ को सेपरेट कर लेते हैं इस टर्म से और आपके पास टर्म बनेगा n इंटू 2L आई इंटू ए स्क्वायर और पाई को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों पाई मल्टीप्लाई करने का क्या रीजन है, देखो ये तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इसने टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो टोटल टर्न्स आ गए आपके, यानी कि एन आ गए और यहां पर करंट आई आ गया है और पाई ए स्क्वायर एरिया आ गया है। तो एन इंटू आई इंटू एरिया को हम बोल सकते हैं इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट। इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा यानी कि एन इंटू 2L आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ये एरिया होगा। दिस कैन बी रिटन एज एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास ये पाई डिनोमिनेटर में बचेगा जिसको हम 2r³ के साथ लिख सकते हैं और आपके पास ये टर्म आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 2πr³ इंटू कैपिटल एम, वेयर एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये म्यू नॉट अपॉन 4π 2m/r³ आएगा। क्योंकि इसकी एनालॉजी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल से अगर लें तो यहां पर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो आपके पास बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, यानी कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है एट ए डिस्टेंस r एंड r इज मच ग्रेटर देन L। तो आप देखेंगे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की तरह आया है म्यू नॉट बाई 4π 2m अपॉन r³। सो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r³। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल, अगर आप एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क की वैल्यू हमने स्टडी की थी m×b होती है। तो अगर आप एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल, हम किसको बोल रहे हैं, बार मैग्नेट को ही हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल।
ओके, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, और बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोले। तो यहां पर आप देखोगे टॉर्क को वी कैन राइट मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। एंड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट टाउ इक्वल्स टू एम बी इंटू थीटा। और अगेन आप टाउ को आई अल्फा से रिप्लेस करेंगे और आपके पास आ जाएगा आई अल्फा इंटू एम बी इंटू थीटा। और आई को अगर आप यहां पर आरएचएस में ले आते हैं तो आपको अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा मिल जाएगा। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जब भी ये कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, जहां पर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। जहां पर ओमेगा का हमने क्या लिया हुआ है, यानी कि ओमेगा लिया हुआ है, ओमेगा इज रूट एम बी बाई आई। तो इस टर्म के थ्रू हम बोल सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा। और 2 पाई बाई ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई, और 1 बाई ओमेगा की वैल्यू होगी रूट आई बाई एम बी। तो बच्चों ये याद रहे, इस कंसेप्ट पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है या फिर मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है में है, तो उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नेटिक टाइम पीरियड कितना होगा। दूसरी एक बात नोटिस करने वाली है कि ये कंडीशन सिर्फ एसएचएम में स्टेबल इक्विलिब्रियम की केस में आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, बच्चों आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट और एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री जब एंगल होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, टॉर्क 0 होता है। और जब इसके बीच में पाई होता है, यानी कि एंगल अगर पाई होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एम और बी के बीच में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इस पॉइंट पर आपका एसएचएम नहीं होगा। तो जो भी एसएचएम की कंडीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ही वैलिड है, क्योंकि आपको 0 डिग्री से आपने अगर थीटा टिल्ट किया है, लेट्स से दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, इनके बीच में अगर छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर हम एसएचएम की इक्वेशन और टाइम पीरियड लिख सकते हैं। Next thing is potential energy. We have already talked about it कि potential energy at any point can be defined as minus m dot b। ये हमने डिफाइन किया था। और which can be written as, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज माइनस यू। तो हम इसको लिख सकते हैं m डॉट बी। m डॉट बी हम वर्क डन लिख सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत अच्छी एनालॉजी आती है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू Q इंटू डी या 2L हम बोल सकते हैं, Q इंटू डी और 2L बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल को M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें M इंटू 2L, यानी कि पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ आता है, और यहां पर चार्ज इंटू लेंथ आता है। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर कांस्टेंट आता था 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ 1/4 पाई मल्टीप्लाई करते थे। मैग्नेटिज्म में आता है म्यू नॉट, और उसके साथ 1/4 पाई मल्टीप्लाई करते। तो यानी कि मैग्नेटिज्म में आपका कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिकम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई। नेक्स्ट इज, यानी कि आपने देखा था अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट कैन बी गिवन एज माइनस पी वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, इस फॉर्म से दिया जाता था। यहां पर अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट ये है, और इसकी किसी इक्वेटोरियल पोजीशन P पर, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, विल बी गिवन एज म्यू नॉट माइनस टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। सिंपली आपने P वेक्टर को M वेक्टर से रिप्लेस करना है, देयर इज एनालॉजी।
और एक्सियल पोजीशन पर हमारे पास होता था 2p, जिसको हम के 2kp/r³ लिखते थे, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर होगा म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 2m/r³। और टॉर्क को हमने बच्चों P क्रॉस E लिखा था, मैग्नेटिज्म में हमने M क्रॉस B लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी हमने -P.E लिखी थी, और मैग्नेटिज्म में -M.B। यानी कि जहां पर आपने P वेक्टर है वहां M वेक्टर से रिप्लेस होगा, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस होगा, और सेम ही आपके इसके फॉर्मूलाज। नेक्स्ट थिंग इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बच्चों गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हमने पढ़ा था, ई डॉट डी ए को अगर सरफेस इंटीग्रल करें, ई डॉट डी ए को सरफेस इंटीग्रल करें तो ये चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आता था। बट यहां पर गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलता है, अगर बी डॉट डी एस आप एक क्लोज्ड सरफेस पर करें तो ये हमेशा जीरो आएगा। बच्चों ये क्या हमें कन्वे करता है, यानी कि आप यहां पर देखो कि अगर ये बार मैग्नेट है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जनरेट हो रही हैं, लेट से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होंगी और यहां पर टर्मिनेट हो रही होंगी, लाइक दिस। तो जैसा कि आप जानते हैं साउथ पोल पर टर्मिनेट होंगी और नॉर्थ पोल पर ओरिजिनेट होंगी, बट यहां पर कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। आप देखेंगे कि इनसाइड दी मैग्नेट ये फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाएंगी, यानी कि ये एक कंप्लीट लूप क्रिएट करेंगे। अगर कोई भी सरफेस आप गॉसियन सरफेस लेते हो तो यहां से जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर आ रही होंगी, क्योंकि हमेशा एक क्लोज लूप बनेगा। अगर कोई भी एक लाइन यहां से बाहर जा रही है वही लाइन अंदर भी आएगी, क्योंकि एक हमेशा एक क्लोज लूप बनेगा। तो हम कहेंगे कि जितना इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई डॉट डी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है आपका बी डॉट डी ए। तो यहां पर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। इसका इन्फरेंस क्या होता है, नो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम द सरफेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग फ्रॉम द सरफेस। दूसरा एक हम ये कमेंट कर सकते हैं कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कि यानी कि आपके पास सिर्फ नॉर्थ पोल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्यों नॉर्थ पोल से हम बोलते हैं ओरिजिनेट हो रही है, तो आप एक गॉसियन सरफेस लेंगे तो यहां से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। बट जब भी नॉर्थ पोल होगा उसके साथ साउथ पोल हमेशा होगा, लाइन वहीं पर टर्मिनेट भी हो रही होंगी। तो हम बोल सकते हैं मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम। एम मैग्नेटिक मूवमेंट है बार। अब इसको आपने कट कर दिया है, यानी कि सपोज करो इसकी लेंथ 2L है, तो आपने अब इसको दो पीस में डिवाइड कर दिया है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एक पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वही दूसरे पोल की स्ट्रेंथ होगी, यानी कि ये अगेन नॉर्थ पोल रहेगा और जहां से कट किया है वो साउथ पोल, और अगेन यहां पर ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट लेंथ में चेंज आएगा। तो हम बोल सकते हैं इनिशियली मैग्नेटिक मूवमेंट वाज m इक्वल्स टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। m प्राइम को हम लिख सकते हैं m इंटू एल, लेंथ आपकी रिड्यूस हो गई, विच कैन बी रिटन एज m/2 या फिर 0.5 m। यानी कि लेंथ हाफ करने से आपके मैग्नेटिक मूवमेंट पर क्या इफेक्ट आया है कि वो भी हाफ हो गया है। आप पोल स्ट्रेंथ को चेंज नहीं किया है, हमने क्या किया है, आपने लेंथ को चेंज किया है।
सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है टू बार मैग्नेट्स हैविंग द सेम ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट m and 2m are firstly placed in a such a way that their similar poles are in the same side, then its time period is t1. Now the polarity of one magnet is reversed, then the period of oscillation is t2. तो आपने t1 और t2 पर कमेंट करना है। यहां पर आपको दो सिचुएशन दी हुई हैं, यानी कि एक बार मैग्नेट और दूसरी बार मैग्नेट, इनको दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल इन द सेंस यानी कि दोनों की लेंथ हम सेम मान सकते हैं, लेकिन एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट, लेट से ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये भी नॉर्थ पोल और ये भी साउथ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 2m। तो दोनों का डायरेक्शन हम बोल सकते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी फ्रॉम, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। तो आपको दो वेक्टर दिख रहे हैं, ये m है, इसके पैरेलल एक और वेक्टर रखा गया है जिसकी वैल्यू है 2m। तो दोनों वेक्टर का सम आपके पास आ जाएगा 3m। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा 3m। तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज 2 पाई i बाई mb, ये लिख सकते हैं। यानी कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m। तो यहां पर m की वैल्यू 3m आ गई है, आप 3m लिख सकते हैं। ओके, इसको हम t1 बोल सकते हैं। t1 इज प्रोपोर्शनल टू, t1 इज प्रोपोर्शनल टू 3। T2 कंडीशन में हमने क्या किया है कि आपने एक मैग्नेटिक मोमेंट को तो सेम रहने दिया है, यानी कि 2m की वैल्यू यही है, और m को आपने चेंज कर दिया है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब आपका m का 2m का डायरेक्शन सेम है, बट आपने m का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो ऑपोजिट वेक्टर हैं, तो नेट आपका 2m माइनस m, यानी कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m आ जाएगा। तो T2 को हम बोल सकते हैं इट वुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपॉन रूट m, ये हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि T1 T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। तो इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि T1 विल बी लेस देन T2, यानी कि T2 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, और T1 की वैल्यू कम होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए आपका आंसर होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ अ बार मैग्नेट ऑफ इज ऑसिलेटिंग इन द अर्थ मैग्नेट फील्ड with time period t1, what happens to its time period and motion if the mass is quadruple, यानी कि 4 टाइम्स कर दिया, उसके मास को इंक्रीज करके आपको 4m कर। तो बच्चों अपने को पता है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई को हम लिख सकते हैं, आई कैन बी रिटन एज एम के स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली वी कैन से दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो आप देखिए हम बोल सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू रूट ऑफ M1 ओवर M2। M2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ दैट इज M1, और M2 में आपको 4 टाइम्स ऑफ M1 है, तो इट विल कम आउट टू बी 1/2, यानी कि T2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ T1। ये रिलेशन आ जाएगा। तो आप देखेंगे SHM रहेगा, मोशन SHM रहेगा और टाइम 2t हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि टाइम पीरियड इज 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोजली वोन सोलिनॉइड ऑफ टर्न्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 2000, एरिया इज गिवन 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, करंट की वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, एंड इसमें बताया हुआ है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, टॉर्क ऑन द सोलिनॉइड। तो यहां पर एंगल यानी कि थीटा 30 डिग्री दिया हुआ, तो टॉर्क को वी कैन राइट एम क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड कैन बी एम बी
साइन थीटा। m की वैल्यू आपके पास m निकाल सकते हो आप n इंटू a इंटू आई, ये आपके पास m आ जाएगा। और b इंटू साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। आप 1/1 इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। n की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हो आप। a आपको 2 दिया हुआ है, आई 2 दिया हुआ है, और a की वैल्यू 1.5 इंटू 10 पावर -4। अगेन b की वैल्यू आपको दे रखी है 5 इंटू 10 पावर -2, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, लाइक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा आपके पास। दिस इज 10 की पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 4, 1.5 इंटू 10 पावर -4। ये 5 हम यूज कर चुके हैं, 10 पावर -2, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर-2 न्यूटन मीटर। ये आपको टॉर्क की वैल्यू आएगी। आप देखेंगे आपका ऑप्शन बी सी मैच कर जाएगा, 1.5 इंटू 10 पावर-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट। ये ध्यान देखना है बच्चे, ये बार मैग्नेट की तरह करना है आपको। दिस इज गिवन एज स्मॉल बार मैग्नेट। बार मैग्नेट दी हुई है। द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड, यानी कि आपको इनिशियली टाइम t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड दिया हुआ है। इन अर्थ हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 आपको दिया हुआ है 24 माइक्रो टेस्ला। When horizontal field is 18 microtesla is produced opposite to the earth, the field is placing a current, यानी कि B2 आपको दिया हुआ है 24 माइनस 18 माइक्रोटेस्ला। यानी कि एक आपने अर्थ का हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसको अपोज करने के लिए आपने एक पैरेलल वायर यहां पर रख दिया बाय प्लेसिंग अ करंट वायर, एक करंट वायर आपने रख दिया और उससे मैग्नेटिक फील्ड अपोज हो गया। दिस इज 24 माइक्रो टेस्ला, और इसको अपोज करने के लिए आपने 18 माइक्रो टेस्ला। तो फाइनली यानी कि B2 आपका हो जाएगा 6 माइक्रो टेस्ला। तो हम T1 T2 को बोल सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि T को आप देखें, T ई अगेन 2 पाई अंडर रूट I/MB, और आप बोल सकते हो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1/B। तो हम बोल सकते हैं T1/T2 इक्वल्स टू रूट ऑफ, दिस इज B2/B1। इस तरह आ सकते हैं। यानी कि इनिशियली आपका 24 था और बाद में 6 हो गया, तो हम बोल सकते हैं 6/24 एंड रूट, और ये अगेन आपके पास 1/2 आ जाएगा। यानी कि T2 की वैल्यू आपके पास 2T1 आ जाएगी। T2 की वैल्यू आपकी 2T21 आई है, मतलब आपका बी रिड्यूस हो गया है। बी रिड्यूस होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 सेकेंड से ये आपका ट्वाइस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 4 सेकेंड। आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 4 सेकेंड, आंसर विल बी 4 सेकेंड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे रखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज -m.b, ये हमने लिखा है। और यू मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपकी यू क्या होती है, मिनिमम होती है, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और यू होगी आपकी -m/b, स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम u को हम लिख सकते हैं m/b, और m की वैल्यू आपको 0.4 जूल पर टेस्ला इंटू 0.16 टेस्ला। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी माइनस भी आएगा, माइनस टाइम्स 0.064 जूल, ये आपकी एनर्जी हो जाएगी। आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ बार मैग्नेट ऑफ इंडक्शन M इज प्लेस्ड राइट एंगल टू द इंडक्शन, यानी कि यहां पर
एक बार मैग्नेट दी हुई है, मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके. द फोर्स F is experienced by each pole. The length of the magnet. तो देखो हम टॉर्क को लिख सकते हैं. आप देख सकते हो यहां पर एक m होगा, यहां पर m होगा. तो यहां पर एक फोर्स लगेगी और यहां पर एक फोर्स लगेगी. तो एक फोर्स कपल लगेगा. तो हम बोल सकते हैं कि टोटल टॉर्क इक्वल्स टू 4f इंटू टोटल लेंथ. आप टोटल लेंथ एफ इंटू एल लिख सकते हैं. और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू बी होगी, क्योंकि 90 डिग्री है. टॉर्क आ जाता है एम बी साइन 90 डिग्री, ये आ जाएगा. तो जब भी फोर्स कपल लगेंगे तो क्या होगा, इनका लेंथ ये मल्टीप्लाई हमारा किया, एफ इंटू एल फोर्स कपल का टॉर्क होगा. तो लेंथ की वैल्यू आप देखेंगे एम इंटू बी साइन थीटा की वैल्यू 1 है बाई एफ. ये लेंथ की वैल्यू आ जाएगी. आप देखेंगे एम इंटू बी बाई एफ, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. 2019 में ये जेई मेंस में पूछा गया है. यहां पर दिया हुआ है टू मैग्नेटिक डाइपोल्स. आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है टू मैग्नेटिक डाइपोल्स. आप देखेंगे यहाँ पर फिगर में दिखा हुआ है प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी. दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है. विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर द डाइपोल मोमेंट वाई इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स. ओके. इसका आपको m दे रखा है और इसका 2m दे रखा है. A particle of charge q is passing through a midpoint, the angle 45 डिग्री. यहां पर ये 45 पर जा रहा है. What would be the magnitude of force on this particle at that instant? Okay, d is much larger than the dimension. Okay. तो यहां पर पहले देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है. तो आप एक आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा हो गया, इसका डायरेक्शन ये है m और ये पॉइंट हो गया d/2 डिस्टेंस पर. अब इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसको हम B1 बोल सकते हैं. दूसरा आपका मैग्नेटिक 2m इधर हो गया, उसकी वजह से इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड B2. B1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m इंटू d/2 होल क्यूब, ये आने वाली है. B2 की वैल्यू अगेन म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्योंकि इस पॉइंट के लिए एक्सियल था, इसके लिए इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल पर सिर्फ m बाई आर क्यूब होता है. तो m की वैल्यू यहां पर 2m है, तो अगेन इट विल बी 2m अपॉन d/2 होल क्यूब, ये आ जाएगा. तो आप देखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कुछ इसी डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी. ये थीटा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा. मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और आपकी वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में. तो आपके पास क्या आ जाएगा कि V इज पैरेलल टू B. V और B पैरेलल हो जाएंगे, हेंस फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0, यानी कि बी. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल M इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क एज शोन इन द फिगर. न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट विल बी. न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी, यानी कि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो आपने क्या किया है, यहां पर ये डिस्टेंस आपने कम कर दिया है. तो हम बोल सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस होगा, यू कैन से कि ये जो डिस्टेंस होगा, लेट से दिस इज आर, दिस इज आर, और ये 60 डिग्री है, तो ये भी आर आ जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये तीनों का. तो यहां पर इसकी स्ट्रेंथ आर है. तो इनिशियली m1 यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ l, और m2 को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, क्या हो गया इस टाइम r हो गया. अब यहां पर एंगल 60 डिग्री आ सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि L इक्वल्स टू R इंटू पाई/3, ऐसे लिख सकते हैं. तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 3/पाई
इंटू एल। तो आप इससे M2 की वैल्यू निकालेंगे, M2 की वैल्यू हो जाएगी M इंटू 3/पाई इंटू एल, और ये आपके पास 3/5 इंटू एम इंटू एल। एम एल बच्चों क्या है? एम एल मैग्नेटिक मूवमेंट 1 है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट 2 इक्वल्स टू 3/पाई ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 1, यानी कि इनिशियल जो मैग्नेटिक मूवमेंट था उसका 3/पाई टाइम्स हो गया। तो आपके पास डी आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा हमने किस तरह अप्रोच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमेशा वेक्टर से देखना। एक वेक्टर है, ये जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब आप देखेंगे ये ऑपोजिट वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, इसका जीरो हो जाएगा। इसका m और m यानी कि इस डायरेक्शन में m√2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहां पर 60 डिग्री है, यहां पर 30 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर सम करें तो मैक्सिमम, दो इक्वल वेक्टर हैं तो मैक्सिमम कब आएगा? जितना ही मिनिमम एंगल होगा। तो एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पर रिजल्टेंट जो होगा वो m1 प्लस m2 का वेक्टर सम मैक्सिमम होगा आउट ऑफ दीज फोर केसेस। तो आपका आंसर थर्ड विल बी योर आंसर। आप थर्ड सी, यानी कि सी आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने सिंपली क्या करना है? वेक्टर सम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 टर्न्स, n इक्वल्स टू 250 दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ, यानी कि ये आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दी हुई है, लेंथ आपको दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ आपको दी हुई है 1.25 सेंटीमीटर। करंट is I is given as 85 microampere, okay, and magnetic field is given as 0.85 Tesla, okay, and work done in rotating 180 डिग्री against the torque। आपने 180 डिग्री का, तो हम बोल सकते हैं टाओ डी थीटा, टाओ डी थीटा आप रोटेट करेंगे। टाओ क्या होता है? एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप इसको रोटेट करेंगे 0 टू पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम बी इंटू माइनस कॉस थीटा वेयर 0 टू पाई। आप 0 टू पाई रखेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 MB, क्योंकि इसको हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, और ये आपके पास आ जाएगा, इसका अगर आप देखेंगे लिमिट माइनस टाइम्स कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, तो बच्चों इसको इजीली निकाल सकते हैं, ये 2 वैल्यू आएगी, तो ये 2 MB हो जाएगी। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 MB। आप इजीली, आपको टोटल वर्क डन आप 2 MB निकाल सकते हैं, 2। और m को आप क्या लिखेंगे बच्चों? m कैन बी रिटन एज I इंटू ए। n की वैल्यू आपको 250 दी हुई है, I की वैल्यू आपको 85 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 85 इंटू -6 एम्पियर, और एरिया निकालने के लिए आपको 1.25 से 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मीटर स्क्वायर में लेने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपने क्या किया? देखो ये आपका 2 आया, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, ये आपका करंट आ गया, और ये आपका एरिया आ गया। अभी आपको बी से और मल्टीप्लाई करना है। बी की वैल्यू है आपकी 0.85 टेस्ला। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 9.1 माइक्रो जूल, यानी कि ये आने वाला है 9.1 इंटू 10⁻⁻6, ये आंसर आएगा, और इसको हम लिख देंगे 9.1 इंटू 9.1 माइक्रो जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी।